कैसे आप लोग? शुरू करें। सब ठीक ठाक। नरेशन के कुछ एग्जाम्पल बना रहे थे, बस आज की क्लास लगेगी एग्जाम्पल लिखने में, और उसके बाद फिर स्पेशल रूल्स पे आएंगे। वैसे चेंज ऑफ पर्सन के लिए तो मैंने बता ही दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट गायब रहता है तो हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है। और खास करके ऑब्जेक्ट तब लाना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, जब जब सेकेंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो तो फिर वो लाना क्या कंपलसरी है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, है ना। तो कुछ चेंज ऑफ पर्सन के एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे में देख चुके, हम लोग यूज कर चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन्स जैसे मैंने कहा आई सेड। रूल ऑफ द एक्सेप्शनल केस हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ का फंसता है, नहीं तो चेंज ऑफ पर्सन तो हमें पता ही। आई सेड आई कट माई फिंगर्स। अब देखिए सब्जेक्ट भी वही है, बोलने वाला भी वही है। यहाँ भी तो क्या होगा, आई सेड दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो क्या होगा, आई कट माई फिंगर्स, या आई हैड कट माई फिंगर्स भी कर सकते हैं। तो क्या मान लो आई कट माई फिंगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। इसको नॉर्मली इसलिए आई कट माई फिंगर्स। अगर मान लिया पास्ट में मानते या लिखा होता है यस्टरडे वगैरह तो फिर हैड में बदल देते। तो जो कुछ लिखा नहीं इसलिए ऐसा नहीं बदलते। हमने कहा यू सेड आई हेल्प। ये बात मेरी समझ में आई। मान लो कि ये तो आई कट माई फिंगर्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का कोई इसमें है नहीं, जैसे यस्टरडे होता तो पक्का पास्ट इंडेफिनिट नहीं मानना पड़ता। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, लास्ट डे होता है या लास्ट मंथ होता है, ऐसा कुछ होता। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट माना, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिर पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया। ठीक है, तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यही होगा, आई कट माई फिंगर्स पास्ट इंडेफिनिट भी यही होगा। यू शेड आई हेल्प माई फ्रेंड। अब यहाँ जैसे है, अब यहाँ आई हेल्प माई फ्रेंड यू सेड, यहाँ आप सेकंड पर्सन है नहीं, तो आप इसमें फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यू सेड दैट, क्योंकि जब तक रिपोर्टेड स्पीच में यू नहीं रहता तब तक यहाँ ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है। अगर इसमें यू होगा, रिपोर्टेड स्पीच में यू होगा, तो फिर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया और रिपोर्टिंग में है ही नहीं कुछ ऑब्जेक्ट, तो फिर उसको चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए लाना पड़ता है। तो यू सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, यू। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू के हिसाब से बताएगा यू। हेल्प का क्या होगा, पास्ट हेल्प्ड माई फ्रेंड। माई की जगह क्या हो जाएगा, माई की जगह योर। कि फर्स्ट पर्सन भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो आई के लिए माई है तो यू के लिए क्या होगा, योर। यू सेड यू हेल्प योर फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मान लो किसी अखबार का नाम ले लिया, अखबार का, पेपर का नाम लेकर बात करते हैं। हमने कहा द हिंदू सेज, यानी कोई अखबार हो, कोई अखबार का एडिटोरियल हो, कोई मैगजीन का एडिटोरियल हो, एडिटर हो, ऑथर हो, इस तरह से बात, तब क्या चेंज करते हैं। द हिंदू सेज वी शैल फोकस ऑन करप्शन, वी शैल फोकस ऑन करप्शन। अब यहां ध्यान देने की बात है, ध्यान समझना। द हिंदू सेज वी शैल फोकस ऑन करप्शन, वी शैल फोकस ऑन करप्शन, वी शैल फोकस ऑन करप्शन। तो अब जो है इसमें जो वी का इस्तेमाल किया है, वी का इस्तेमाल किया है, ये किसके लिए किया है। हिंदू तो कोई नहीं बोलेगा, हिंदू का एडिटर बोलेगा, हिंदू का जो ऑथर होगा, राइटर होगा, वो बोलेगा। तो जब किसी भी ऑथर या राइटर या एडिटर, इन सब के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये जो वी है, लिख रहे हैं हिंदू, लेकिन हिंदू कहने का मतलब क्या है,
द मैगजीन सेज, द हिंदू सेज। तो जब हम किसी भी मैगजीन के एडिटोरियल के लिए, एडिटर के लिए, ऑथर के लिए लिख रहे हैं, तब फिर डायरेक्ट नाम नहीं, अगर डायरेक्ट नाम लिखा रहता, यहाँ पे लिखा होता मतलब हिंदू के एडिटर का नाम लिखा रहता कुछ भी, तो अलग बात होती, तब उसके हिसाब से। लेकिन पेपर का नाम लिखा है, मैगजीन का नाम लिखा है, और सेंस आ रहा है, और वी इधर लिख रखा है, तो अब वी क्या है, जो एडिटर या ऑथर होगा वही तो होगा। तो फिर इस तरह के चीजों में वी का इस्तेमाल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ हिंदू के हिसाब से होगा, इस तरह में इट का इस्तेमाल करना चाहिए ऑथर के लिए, राइटर के लिए। अगर पेपर मैगजीन का नाम रखा है तो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द वीक सेज, द फ्रंट लाइन सेज, तब द हिंदू सेज दैट इट, ये क्या, वी किसके हिसाब से, हिंदू के हिसाब से, एडिटर की बात हो रही है, ऑथर राइटर की बात हो रही है, तो इट लिखना है, इट विल फोकस ऑन करप्शन। यही मान ले किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तो ही लिखना पड़ता, तो मैगजीन का नाम लिखा है, पेपर का नाम लिखा तो इट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा कोई या वी वाला और सब सेंटेंस तो मैंने काफी बता रखा था, इसमें कोई अब है नहीं। अब जरा देखते हैं मॉडल्स में, और देखते हैं। जैसे मैंने कहा रखा था कुड का, कुड कब कब चेंज होगा, कब कब चेंज नहीं होगा। क्या क्या बता दिया था, माइट बता दिया था मेरे ख्याल से, माइट बता दिया था, वुड नहीं बताया, शुड बता दिया था, आउट टू बता दिया था, वुड नहीं बताया, कुड नहीं बताया, मस्ट बता दिया था, मस्ट बता दिया था, नीड नॉट बता दिया था, मस्ट नॉट बता दिया था, वुड नहीं बताया अभी। द वुड को देखते, वुड, अब वुड भी है चेंज अनचेंज दोनों होगा, हमें देखना है किस तरह के सेंटेंस में वुड चेंज होगा और किस तरह के सेंटेंस में वुड चेंज नहीं होगा, बेसिकली ये देखना। तो जैसे हमने कहा वुड अनचेंज्ड, जैसे हम लिख रहे हैं राम सेड, राम सेड, राम सेड आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, मतलब नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है। तो वुड अगर वीक फ्यूचर की बात कर रहा, मैं वहां जाऊंगा, वीक फ्यूचर कह सकते हैं, तो जाएगा, मैंने बता रखा है कि वीक इज द, वुड इज द सॉर्ट ऑफ वीकर फॉर्म ऑफ विल। जब मैं वुड पढ़ाता तो ये बताता हूँ कि वुड इज द वीकर फॉर्म ऑफ विल। तो विल जो का वीकर यहाँ उसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है वुड कि मैं वह जाएगा। तो ऐसा जब फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहा हो वुड को, नॉर्मल फ्यूचर के लिए मैं चला जाऊंगा, मैं खा लूंगा, हो जाएगा काम, इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, राम, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को टेल करने की जरूरत नहीं है, दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, ही, वुड का वुड ही रह जाएगा, गो, हेयर का तो देयर करते, लेकिन देयर का तो फिर देयर ही रह जाएगा, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सेंटेंस है वुड, अब अगर ये तो फ्यूचर फ्यूचर की बात कर रहा है, अब वुड अगर रिक्वेस्ट बताएगा, तो जब स्पेशल रूल पढ़ेंगे आप, स्पेशल, तो उसमें जो स्पेशल रूल रिक्वेस्ट बताने के लिए जो स्पेशल रूल है उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, स्पेशल रूल में पढ़ाऊंगा, अब रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट का रूल से बनेगा, रिक्वेस्ट के लिए, क्वेश्चन के लिए, ऑर्डर कमांड के लिए, सबके लिए फिर अलग अलग रूल है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, स्पेशल रूल्स को देखेंगे। तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट वाला रूल से बनाएंगे। अब रिक्वेस्ट वाला रूल कैसे लगता है, ये तो अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम्पल, लेकिन जब रिक्वेस्ट वाला रूल आएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। सिर्फ समझना है कि वुड का मतलब अगर नॉर्मल फ्यूचर है तो चेंज नहीं होगा, और वुड का मतलब रिक्वेस्ट हो तो फिर रिक्वेस्ट वाले के हिसाब से बनेगा। जैसे लिखा सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम, would you like to eat some sweets, would you like to eat some sweets, would you like to eat some sweets, would you like to eat some
स्वीट्स। तो ये रिक्वेस्ट या ऑफर हुआ ना, रिक्वेस्ट या ऑफर हुआ। तो सीता सेड टू, यही सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू ईट सम स्वीट्स। अब इसी को, अब चूंकि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के हिसाब से बना देंगे। अब सेड हटा देंगे, रिक्वेस्ट कर रही है तो सेड की जगह रिक्वेस्ट हो जाएगा। सीता रिक्वेस्टेड राम, और रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें दैट नहीं लगता करेक्टर, उसमें टू लगता है। तो क्या होगा, टू। सीता सीता रिक्वेस्टेड राम टू ईट सम स्वीट्स। हो गया। अब इसमें वुड वुड चेंज हो गया ना, वुड है ही नहीं क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट के हिसाब से बना दिया। रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट के हिसाब से आस्क्ड भी लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड। यूज्ड टू है तो यूज्ड टू भी क्या रहता है, अनचेंज रह जाता है, चेंज नहीं करते, लिखवा दिया था यूज्ड टू अनचेंज रहता है, अनचेंज। जैसे किसी ने कहा द टीचर सेड, द टीचर सेड गांधी used to smoke dog ends। डॉग एंड्स का मतलब होता है बीड़ी या सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा, बीड़ी या जो पीने के बाद जो फेंक देते उसको डॉग एंड्स कहते हैं। द टीचर सेड गांधी यूज्ड टू स्मोक डॉग एंड्स। तो शिक्षक ने कहा कि गांधी जी बीड़ी या सिगरेट के बचे हुए टुकड़े पिया कर सकते थे। पर तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट गांधी used to smoke dog ends। dog ends, DOGENDS, डॉग अलग और एंड्स अलग। अब ये जो यूज टू है, यूज टू तो टेक्निकली पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बदला। तो यूज टू को नहीं बदलते हैं, डिड नॉट को नहीं बदलते हैं, मस्ट नॉट को नहीं बदलते हैं, वुड को चेंज करते हैं। अगर नॉर्मल फ्यूचर बता रहा तो चेंज नहीं करते, रिक्वेस्ट बता रहा तो रिक्वेस्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक ही वुड किसी सेंटेंस में बदल जाता है, किसी में नहीं बदलता है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होते रहता है। तो आप देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल किस सेंस में किया गया, नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए किया गया तो चेंज वही करना है, रिक्वेस्ट बताने के लिए किया गया तो चेंज किस करेंगे। तो यही बात होती है इसमें। ऐसे देखते हैं, कुड में देखते हैं। कुड, कुड का इसमें चेंज भी होगा, नहीं भी चेंज होगा। आप देखते हैं कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है। नॉर्मली अगर एबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी तो नो चेंज, और एबिलिटी अगर बता रहा है, एबिलिटी बताने तो नो चेंज। जैसे हमने कहा, लिखा है राम सेड, राम सेड आई कुड नॉट रन फास्ट। तो एबिलिटी तो बता रहा है, राम सेड आई कुड नॉट रन फास्ट, एबिलिटी बता रहा है, क्या लिखेंगे, राम said that he could not run fast। कभी कभी कुड का इस्तेमाल वो फ्यूचर एबिलिटी के लिए भी करते हैं। कुड जो है फ्यूचर एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर एबिलिटी में दो बातें हैं, चाहे तो नो चेंज करें और चाहे तो वुड बी एबल करें। दोनों, नो चेंज भी कर सकते हैं, वुड बी एबल भी कर सकते हैं। चाहे तो नो चेंज या चाहे तो वुड बी एबल। अब इसमें ध्यान रखना है कि मान लो कि अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है फिर वुड बी एबल करके चले जाइए, नो चेंज को छोड़ दीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लिखा, द कोच सेड वी कुड डू इट टुमारो। द कोच सेड वी कुड डू इट टुमारो। ठीक है, वी कुड कैन से भी बना सकते हैं, वी कैन डू इट टुमारो। तो क्या होगा, द कोच सेड दैट। अब यहां जो ये वी होगा
ये दे में बदले, क्योंकि कोच सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, प्लेयर्स की बात कर रहा है और सबको इंक्लूड कर रहा है। तो कोच तो यहाँ सिंगुलर तो ही नहीं लिख देंगे, ही नहीं लिख, क्योंकि अगर कोच को अपने लिए बात करना होता तो सिर्फ आई की बात करता, आई कुड। तो कोच ने वी लिखा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, वो सबकी बात कर रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दे। तो दो तरह से बन सकता है, दे कुड डू इट को चाहे तो हम दैट भी कर सकते हैं, तो इट को इट भी लिख सकते हैं, दे कुड डू इट, दे कुड डू इट, या दे, कुड डू इट को हटा दिया, कुड डू इट को क्या कर सकते हैं, दे वुड बी एबल टू डू इट द नेक्स्ट डे, यानी या तो कुड डू इट नेक्स्ट डे, उसके बाद आ जाएगा कुड डू इट की जगह वुड बी एबल टू डू इट द नेक्स्ट डे। तो आप लिख सकते हैं द कोच सेड दैट दे कुड डू इट द नेक्स्ट डे, या दे वुड बी एबल टू डू इट द नेक्स्ट डे, दे कुड डू इट नेक्स्ट डे, या दे वुड बी एबल टू डू इट नेक्स्ट डे। ठीक है। कुड का इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी के लिए भी होता है, लिख लिया, कुड का इस्तेमाल तो मतलब प्रेजेंट एबिलिटी के लिए भी होता है, फ्यूचर एबिलिटी के लिए भी हो सकता है, और पास्ट एबिलिटी के लिए तो होता ही होता है, तो नॉर्मल है। बस अब जिसके दिमाग में ये है कि नहीं कुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट एबिलिटी के लिए होता है, उसका तो कुछ बर्ताव नहीं हो सकता है। मॉडल्स में मैंने बता रखा है कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए भी हो सकता है, और कुड का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। माइट में ये बता रहा है, माइट का इस्तेमाल पास्ट के लिए भी हो सकता है, माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, माइट का इस्तेमाल फ्यूचर के, वुड के लिए भी बता रखा है, वुड का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए भी होता है, वुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए भी होता है, और वुड का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग के दिमाग में ये बैठा कि वुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट के लिए होता है, वुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट के लिए होता है, माइट का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट के लिए होता है। तब ऐसी बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। ये तो इलाज फिर ऐसी बीमारी का एक ही है कि पहले सारे मॉडल्स को जाकर ठीक से पढ़ें कि किसका क्या यूज है। इसलिए लोग कहते रहते हैं, स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि जो नरेशन जो है ना वो गलत हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि नरेशन बनाने से पहले आपको टेंस और मॉडल्स पे फुल कमांड चाहिए, फुल कंप्लीट कमांड चाहिए, या आपको इंग्लिश के सेंटेंस के हर वर्ड का मीनिंग ठीक ठीक से आता हो। अब नेक्स्ट है कि कुड का इस्तेमाल अगर हमने किया है पास्ट एबिलिटी के लिए, तो इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो आप उसको नो चेंज कीजिए, अनचेंज रहने दीजिए, या तो नो, या वुड हैव बीन एबल टू, क्या हो सकता है, वुड हैव बीन एबल टू, या हैड बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू। जैसे हमने कहा सचिन सेड आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 5, सचिन said I could play cricket when I was 5, कि जब मैं 5 साल का था तो मैं क्रिकेट खेल सकता था, जब मैं 5 साल का था तो क्रिकेट खेल सकता था, जब मैं 5 साल का था तो क्रिकेट खेल सकता था। क्या कहा, सचिन said that he could play, या तो ये होगा he could play, he could play, या he had been able to play, he could play, या इस पूरे के जगह he could play, इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं, he had been able to play cricket when he was 5। सचिन कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 5, ऐसे भी लिख सकते हैं सचिन हैड बीन एबल टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 5, या ही कुड प्ले और हैड बीन एबल टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 5। कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी क्या होता है कि कुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग परमिशन के लिए, परमिशन या कोई लॉ बताने के लिए कि कोई नियम कानून है पास्ट में जो हो सकता है। नियम कानून परमिशन लॉ ये एक ही बात हुआ कि कुछ करना आपको अलाउड था, कुछ काम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब मैं हॉस्टल में रहते तो हमारे पेरेंट्स हमसे आके मिल सकते थे, तो मतलब पास्ट का कोई रूल लॉ या पास्ट में अगर कुछ अलाउड किया है तो उसकी बात करते हैं। पास्ट में अगर कुछ अलाउ करके रखा है तो उसकी बात करते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, या तो अनचेंज्ड, या तो क्या होगा अनचेंज्ड, नहीं तो अलाउ करने वाले जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, जितने भी अलाउ करने वाले ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वुड बी अलाउड, पास्ट है तो वुड बी अलाउड, या वर अलाउड, या वर अलाउड, या हैड बीन अलाउड, जितने भी पास्ट के हो सकते हैं वुड बी अलाउड, या वाज अलाउड, या फिर हैड बीन अलाउड। लिखो क्या, वुड बी अलाउड, वाज वर अलाउड, और इसके साथ अलाउड के साथ टू भी लिखेंगे, या फिर had been allowed to। सेंटेंस लिया, Ravi said, Ravi said, when I was at hostel, when I was at hostel, I could play क्रिकेट। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जब वो हॉस्टल में रहता तो क्रिकेट खेल सकता था, जब हॉस्टल में रहता तो क्रिकेट खेल सकता था, यानी क्रिकेट खेलना हॉस्टल वाले जो रहते थे उसको क्रिकेट खेलना अलाउड था, यही कहना चाहता परमिशन। तो आप इसको चाहे तो वैसे ही लिख सकते थे, रवि सेड that when he was at hostel he could, या क्या होगा, he could, या he was allowed to, या he was permitted to, या he had been able to, कुछ भी लिख सकते हैं। he was allowed, he could, या he was allowed to, या he had been able to play cricket। जो अच्छा लगे प्ले क्रिकेट वो लिख दीजिए तीनों में से। मतलब ऑप्शन अगर दिया हो कुड भी और वाज अलाउड टू भी, तो वाज अलाउड ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, एक ही देगा, तीनों नहीं देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कुड प्ले क्रिकेट, वाज अलाउड टू प्ले क्रिकेट, हैड बीन एबल टू प्ले क्रिकेट, तीनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई दो देगा, या तो देगा कुड प्ले या वाज अलाउड देगा, या कुड प्ले या हैड। तो दो अगर ऑप्शन देगा तो फिर हैड बीन या वाज अलाउड वाला ऑप्शन क्या है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कुड देख लिया, वुड देख लिया, यूज टू देख लिया, क्या क्या देखा, माइट बता दिया, आउट टू शुड बता दिया, कुड का एग्जाम्पल ले लिया, अनचेंज का एग्जाम्पल ये, यूज टू का एग्जाम्पल ले लिया, वुड का एग्जाम्पल ले लिया, मस्ट का एग्जाम्पल ले लिया, मस्ट नॉट का एग्जाम्पल ले लिया, नीड नॉट का एग्जाम्पल ले लिया, ये सब एग्जाम्पल ले लिए। इसका मतलब मॉडल्स वाले सारे एग्जाम्पल ले लिए। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले एग्जाम्पल की। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले एग्जाम्पल पर बात करने से पहले आप समझिए, कुछ बात समझते फिर उसके एग्जाम्पल बात है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एग्जाम्पल चेंज करने की मैंने बात कही थी, तो उसमें मैंने ये समझाया था, या सबसे पहले ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज क्यों करते हैं। जैसे टुडे लिखा तो उसको दैट डे लिखते हैं, टुमारो लिखा तो उसको नेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट मंथ था उसको प्रीवियस मंथ लिखते हैं, या द मंथ बिफोर, जो भी लिखते हैं जैसे भी लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि आखिर चेंज करते क्यों है। टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलने की जरूरत क्या है, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलने की जरूरत क्या है, बदलते क्यों है। सबसे पहला तो ये सवाल आना चाहिए।
तो बदलते इसलिए हैं कि जनरली ये माना जाता है कि ये जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो बात हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये समय बीत जाने के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है। समय बीत जाने के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसे समझो। जैसे आज बातचीत हुई, हमने आज किसी से बातचीत कि मैं अगले महीने यानी नवंबर में किसी ने बात की कि दिसंबर में वो अमेरिका जाएगा। नवंबर में किसी ने बात की कि दिसंबर में वो अमेरिका जाएगा या जनवरी में अमेरिका जाएगा। लेकिन ये बात हम लोग फरवरी में किसी को सुना रहे हैं, मार्च में किसी को सुना रहे हैं, अप्रैल में, नवंबर में बात हुई थी कि वो दिसंबर में अमेरिका जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बात हो रही है वो ना नवंबर में बात हो रही है ना दिसंबर में। ये बात जब आप किसी को सुना रहे हैं तो या आप तो जनवरी में सुना रहे हैं या फरवरी में सुना रहे हैं या मार्च में सुना रहे हैं या अप्रैल में सुना रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों के बाद। यानी जो भी बातें हुई है उन सब का समय निकल चुका है, उसके बाद ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बात अभी घटना घटी नहीं उससे पहले ही रिपोर्ट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस से क्लियर हो कि जो भी कहा गया है वो तो अभी हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ कहा गया, अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, तो फिर उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिमोटनेस लाने की चीज नहीं है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं ये डिस्टेंस लाने के लिए करते हैं, रिमोटनेस लाने के लिए करते हैं। ये चेंज इसलिए करते ताकि हम बताएं कि घटना ऑलरेडी घट चुकी है, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी बाकी कुछ नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। यानी जो कहा गया है कि भले वो कहा जा रहा है कि 1 महीने के बाद, कहा जा रहा है कि 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, लेकिन वो सारा जो 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम या 1 साल का टाइम लिया, वो सब टाइम निकल चुका है और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सेंटेंस से कहीं भी लगे कि बात आमने सामने हो रही है, बात आमने सामने फेस टू फेस ही हो रही है, तो फिर आप दिस को दैट कैसे पढ़ेंगे। हम आपके सामने कह रही है मेरी कलम है, आप इसको दिस को दैट कैसे बना देंगे, तो चेंज नहीं करोगे, उसका मतलब हो जाएगा वो मेरी कलम थी। तो आमने सामने अगर बात हो रही है, फेस टू फेस बात हो रही है, या फिर जो बात कहा गया उसका टाइम तो अभी बाकी ही है, अभी हुआ ही नहीं है, तो घटना के घटने से पहले ही रिपोर्ट कर दिया आपने, बता दिया है। जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले किसी ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, आज सुबह में किसी ने आपको कहा कि मैं कल जाऊंगा, और आज ही दोपहर में आप किसी को बता रहे हैं कि वो बोला कि कल जाऊंगा, या आज आप शाम में बता रहे हैं कि वो बोला कल जाऊंगा, तो आप चेंज टाइम थोड़ी चेंज कर देंगे, क्योंकि अब तो कल जाना है, दोपहर में ही बता रहे हैं आप, शाम में ही बता रहे हैं, आज रात में ही बता रहे हैं, तो बात तो कल अभी हुआ ही नहीं, घटना घटी ही नहीं, तो आप कैसे चेंज कर देंगे, कैसे चेंज कर देंगे। तो टाइम चेंज करने का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली, या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने का जो बेसिकली कंसेप्ट है, उसके पीछे लॉजिक है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि घटना घट चुकी है, इसलिए डिस्टेंस लाता है, रिमोटनेस लाता है। जो चीजें होनी थी वो हो चुकी है, खत्म हो चुका है। इसलिए अगर घटना घटी ही नहीं है, घटना घटी ही नहीं है, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, इसको लिख लीजिए। अगर लिखना है तो अपने अपने हिसाब से लिख लीजिए कि घटना जब घट जाती है उसके बाद रिपोर्ट होता है, इसलिए इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज किया जाता है। ये लॉजिक है कि मान लिया जाता है कि जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो घटना घटने के बाद हो रही है, जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो सारा काम पूरे काफी समय के बाद, जब कहा गया उसके काफी समय के बाद रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को या टाइम वगैरह को हम लोग बदलते हैं। अगर घटना घटी ही नहीं है, आमने सामने बात हो रही है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलने का लॉजिक नहीं है। और ये जरूरी, यही भी जरूरी नहीं है कि हियर है तो उसको देयर ही करेंगे, दिस है तो उसको दैट। इज सेंटेंस के सेंस पे भी डिपेंड करता है, सेंटेंस के सेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे, एकदम दिमाग में फिक्स नहीं कर देना कि हियर है तो उसको देयर ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस का जो सेंस, हियर का जो सेंस वहां आ रहा है या दिस का जो सेंस आ रहा है, उस सेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। इसका मतलब दिस का जो सेंस है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, हियर का जो सेंस है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखने का क्या मतलब, एग्जाम्पल सी बात, थियोरेटिकल बात तो बनती नहीं है। पहले इस बात को लिख लीजिए, जो मुद्दा मैंने कहा इसको लिख लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें डिस्टेंस दिखाना है, हमें रिमोटनेस दिखाना है, हमें यह बताना है कि घटना घटने के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है, घटना घटने के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर घटना घटने से पहले ही रिपोर्ट हो जा रहा है, बात सामने सामने की हो रही है, अभी अभी सामने सामने ही बात कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे द कैप्टन सेड, the captain said every player is here.
अब आप बताओ, द कैप्टन सेड एवरी प्लेयर इज हियर, कि सब खिलाड़ी यही है, सब खिलाड़ी यही है। इस सेंटेंस से कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस 10 साल के बाद कहा जा रहा है, 25 साल के बाद कहा जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो कैप्टन ने अभी ही कहा, ठीक है, मान लो कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसे समझो, मान लो अगर इससे साबित हो जाए कि हाँ ये तो बहुत पुरानी बात है, चेंज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कमेंट्री कर रहा है कमेंटेटर, ठीक है, और कैप्टन बता, कैप्टन सेड एवरीबॉडी इज हियर, अंपायर कह रहा है कि कैप्टन ने कहा एवरीबॉडी, और सब अभी वही है, तो कहेंगे तो ये द कैप्टन सेड एवरीबॉडी इज हियर। लेकिन वो तो तुरंत की बात कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है ना, कि कैप्टन ने बोला, अंपायर ने बोल फिर उस बात को दोहराया, या कैप्टन ने बोला, कमेंटेटर ने इस बात को दोहराया, तो सब कुछ अभी सामने ही, कुछ खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, मैच अभी शुरू होगा, चल रहा है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है कंडीशन पे। अगर आपको साफ साफ लगे नहीं ये तो जब घटना घट गई है, तो 4 साल के बाद मैच वैच हो गया, उसके बाद 10 साल के बाद कहा जा रहा, तब तो चेंज होगा ही होगा, वो तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये 5 घटना जो है 5 साल के बाद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तुरंत हुआ है, तुरंत बताया जा रहा है। तो क्या कहना पड़ेगा, द कैप्टन सेड दैट एवरी प्लेयर वॉज हियर। अब मान लो इसी में इन द लास्ट मैच ऐसा लिखा, इन द लास्ट मैच द कैप्टन सेड, इन द प्रीवियस मैच द कैप्टन सेड, इन द थर्ड मैच द कैप्टन सेड, इन द सेकंड मैच द कैप्टन सेड, तब क्या होता है, इसका मतलब सेकंड मैच क्या है, इसका मतलब दूसरा मैच हो चुका है तब बोल रहे हैं। इन द अर्लियर मैच कह रहे हैं, इन द प्रीवियस मैच कह रहे हैं, इसका मतलब अभी जो मैच चल रहा है उससे पहले वाले मैच की बात कर रहे हैं, तो बोल देते, हेयर को देर कर देते, समझ में आगे बात, ऐसे है। ये हमने कहा ऑन द मैच प्लेड, द मैच प्लेड ऑन द वेडनेसडे द कैप्टन सेड, तो इससे पता चल गया ना कि भाई बात हो चुकी है, घटना घट चुकी है। रवि सेड आई मे गो टू माई विलेज टुमारो, रवि सेड आई मे गो टू माई विलेज टुमारो। अब जैसे देखिए इसमें से कोई ऐसा सेंस नहीं है या कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे ये बता रहा हो, जिससे ये पता चल रहा हो कि अगर आज कहा है और कल जाने वाला है तो ये रिपोर्टिंग परसों हो रही है। यानी अगर 19 तारीख की बात हम कर रहे हैं, 19 तारीख को कह रहा है कि हम 20 तारीख को जाएंगे, तो ये अगर 22 तारीख को रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ क्लियर है तो ये भी पक्का बदलेगा, पक्का बदलेगा। लेकिन इस सेंटेंस से ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि रवि सेड आई मे गो टू, अगर मान लो इसको लिया 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, ऑन, अब मान लीजिए दिन का नाम लिया, ऑन वेडनेसडे रवि सेड, ऐसे कुछ बात करेगा, या व्हेन रवि वाज चाइल्ड ही सेड, ऐसा कुछ हो तो फिर लगेगा नहीं तो बात बहुत पुरानी होगी, तो टुडे टुमारो कब का खत्म हो गया। लेकिन इस सेंटेंस से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि टुमारो बीत जाने के बाद आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, रवि सेड दैट ही माइट go to his village tomorrow। अब यहाँ टुमारो को बदलने की नहीं, इसका मतलब या ये समझिए कि टुमारो को नहीं बदला, इसका मतलब है कि कल से पहले रिपोर्ट कर दिया गया, कल से पहले ही रिपोर्ट किया गया, समय से पहले रिपोर्ट कर दिया, अभी घटना घटी नहीं उससे पहले रिपोर्ट कर दिया गया। ये ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता नहीं है, कभी कभार एक आध बार, लेकिन एक आध बार आया है। मैंने कहा जनरली नहीं आता कि हर साल देंगे और सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये पार्टिसिपेंट ना चेंज करने वाला, ऐसा 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आया है। हर साल नहीं आता, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन, 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कि अभी गया नहीं था। अब मान लो किसी तरह से ये बात यह कि कल किसी वर्ड से या किसी तरह से ये साबित होता हो कि नहीं वो दिन टुमारो वाला दिन निकल गया, उसके बाद रिपोर्ट हो रहा है, तब आप चेंज कीजिए। और ये साबित ही नहीं हो रहा है, ये आपको ये बताना ही है, कोई चेंज नहीं कर रहा, ये भी समझ लो कि कोई चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको सामने वाला बताना चाह रहा है कि अभी घटना घटी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मान लो कोई आपको ऐसे बिना चेंज किए बता रहा है, तो इसका मतलब वो जो घटना घटनी थी जिसमें, उससे पहले ही रिपोर्ट कर रहा है, अभी घटना घटी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। या आपको भी ये ध्यान रखना है
कि अगर आपको सामने वाले को ये बताना है कि नहीं अभी वो जो घटना घटने का टाइम था वो घटना घटी नहीं, अभी वो होना बाकी ही है, तो आपको टाइम को चेंज नहीं करना, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि घटना घटने से पहले ही रिपोर्ट कर दिया, जो कहा गया उसको होने से पहले ही आपने रिपोर्ट कर दिया, तो फिर आपको टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दिस दैट दिस दोज के जगह भी द आ सकता है अगर उसका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह हुआ हो, बताया था ये एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि सबरी थी, सबरी said I have tested these berries for Ram, कि राम के लिए मैंने सारे पेड़ को चखे हैं, तो क्या होगा, सबरी said that she had tested the berries। द बेरीज क्यों, क्योंकि जिस बेर को उसने चखा वो अभी भी उसके सामने ही है, और कह रहे कि ये बेर जो मैंने चखे हैं ये राम के लिए चखे, ये सारे चख के सामने रखा है। तो दोज आप कैसे रखेंगे, दोज का तो मतलब ये हो कि सबरी ने उठा के उस बेर को कहीं और रख दिया। क्या इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि बेरी ने या सबरी वहां से बेर को चख के वहां से अलग हट गई है, कहीं और है, या सबरी ने बेर चखने के बाद यहाँ से सामने से हटा लिया? इससे साफ लग रहा है कि अभी भी बेर जो है वो बेरी सबरी के सामने ही है। इसलिए कहा जाता है कि जब और दूसरी बात क्या है, यहाँ दीज के साथ क्या है, दीज, दीज के बाद बेरीज नाउन है, तो दीज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव की तरह अगर यूज हो द बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, यानी दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन है, एडजेक्टिव होने का मतलब है अगर नाउन है दिस दैट दिस, तो उसके बदले आप चारों के बदले द लिख सकते हैं, बिल्कुल ग्रामर अलाउ करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है अभी भी वो चीज उसके सामने, जब बोल रहा है तो चीज उसके सामने ही है, ऐसा नहीं कि चीज उसके सामने है, दैट कर देते हैं इसका मतलब चीज अब उसके सामने, या तो उस चीज से वो खुद भी दूर हो गया है, ठीक है, या चीज जो कहीं और रख दी गई, यानी बेरी ने अगर सबरी ने बेर को चक करके कहीं और लग दिया होता तो फिर दोज होता, या बेरी ने बेर चके सबरी ने बेर चखा होता फिर वहां से उठकर कहीं और चली गई होती, तो फिर क्या करते हैं, दोज लिख सकते हैं। अब ये जो कहने का सेंस लग रहा है वो लग रहा है कि सामने बेर रखा हुआ और वो कह रहे कि ये सारे बेर जो मैंने चखे राम के लिए चखे, यानी बेर अभी भी उसके सामने ही है, तो इसलिए दिस द बेरीज। दूसरा सेंटेंस है माय मदर सेड टू मी टेस्टेड द बेरीज फॉर राम। नेक्स्ट सेंटेंस है माय मदर सेड टू मी आई हैव bought this ring for your wife। My mother said to me I have bought this ring for your wife। My mother said to me I have bought this ring for your wife। तो क्या होगा, my mother ऑब्जेक्ट है या टू मी, तो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, फिर टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माय मदर के लिए क्या होगा, सी, सी। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सी हैड बॉट दिस रिंग, ये रिंग अंगूठी दिखा के क्या रहेगा ना, सामने अंगूठी माँ दिखा रही है, देखो ये अंगूठी तुम्हारी वाइफ के लिए लेकर आया, तो सभी सामने ही तो है अंगूठी, तो क्या कहेंगे, दिस रिंग। वैसे भी दिस के बाद क्या, रिंग एडजेक्टिव आ रहा, क्या दिस रिंग, तो द रिंग फॉर, अब योर है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो जब तो क्या होगा, यहाँ माई हो जाएगा, माई, वाइफ क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, माई वाइफ, ठीक है, योर सेकंड पर्सन। अब एग्जाम में इसका मतलब ये है कि एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन हो, अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो दैट रिंग और द रिंग, और सेंटेंस ये क्लियर हो रहा हो कि नहीं तो सामने अभी हो सकता है, फिर द रिंग वाले ऑप्शन करोगे। और एग्जाम में ऐसा, ये तो ऐसा एग्जाम कुछ क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि आपको दैट रिंग भी रहेगा और द रिंग भी रहेगा, दैट रिंग भी रहेगा द रिंग, तो द रिंग वाला कीजिए।
दैट रिंग तभी किया जाएगा जब सेंटेंस से साफ साफ समझ में आ रहा हो कि नहीं भाई अब तो बात बदल गई होगी, चीजें जो है वो उसके सामने नहीं है, कहीं और चला गया, वो साफ साफ अगर ऐसा लग रहा हो, ठीक है, कि चीज वहां नहीं है, रिंग या तो रिंग उठी नहीं है, या मम्मी वहां नहीं है, रिंग मम्मी से दूर है या मम्मी रिंग से दूर है, तब सामने सामने जब बात हो रही है, दिखा के बात, ऐसा साफ लग रहा है दिखा के बात हो रहा है, ठीक है। फिर बताया था दिस को हम इट में बदल सकते हैं, दिस को हम दे और देम में बदल सकते हैं अगर ये प्रोनाउन हो, लिखवाया था ना, लिखवाया था। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, सब चीज जो मैंने बताया था सबके मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। राम सेड, राम सेड, राम सेड आई शैल रीड दिस टुमारो। अब ये दिस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि दिस के बाद नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन है। तो जब दिस का इस्तेमाल हम प्रोनाउन के लिए करते हैं तो फिर दिस के लिए जगह इट और दिस के जगह दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, देम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे राम सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, क्या हो जाएगा, वुड, शुड भी लिख सकते हैं लेकिन ही के साथ वुड ज्यादा अच्छा नहीं, तो शैल को जो शुड बना देते हैं, तो अब ये देखिए शुड क्यों नहीं लिख रहे हैं, शैल का तो शुड होना चाहिए, शैल का तो शुड होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ शुड क्यों नहीं लिखे, वुड लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा कि ही है, तो ही के लिए वुड होना चाहिए, ये नहीं कि रट लेना है कि विल है तो उसको वुड कर देंगे, शैल है तो उसको शुड कर देंगे, शैल है लेकिन आपको यहाँ पे वुड करना पड़ेगा, क्यों, इसलिए मैंने रूल में लिखा था कि शैल विल की जगह वुड शुड, कि शैल जो है वुड और शुड में भी बदल सकता है, विल भी इसी तरह से वुड और शुड में बदल सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ आई होता सब्जेक्ट तो शुड भी लिख सकते थे, दैट ही वुड बाय, सॉरी रीड, he would read, he would read it the next day, ठीक है। और मान लो यही अब नॉर्मल बातचीत कर रहे होते और अभी अगले दिन से पहले ही रिपोर्ट कर दिया जाता तो चेंज करने की जरूरत नहीं, हम इसको चेंज इसलिए कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई दो टुमारो के बाद ये रिपोर्ट किया गया, मान लो टुमारो के बाद नहीं रिपोर्ट कर देते, उससे पहले ही आज ही ये दिन में कहा था और आज ही रिपोर्ट करते थे, तो नहीं चेंज करते, टुमारो को टुमारो ही रहने देते। Ali said, I shall buy this one. Ali said, I shall buy, I shall buy this. दिस कहने का मतलब दिस वन, वन छुपा हुआ है, दिस ये भी प्रोनाउन हुआ, दिस वन, ये आई विल बाय दिस वन, तो स्पोकन में तो पता है सामने ही रखा, तभी आई ये बुक दिखा कर आई शैल बाय दिस बुक, ठीक है, आई शैल बाय दिस बुक या दिस वन जो भी कह दिया। तो अली, अली said that he would buy, he would buy, तो दिस वन कह रहे हैं मतलब ये नजदीक में है, सामने है, अब इसको कर या तो इट लिख देते, ठीक है, और यहाँ वन छुपा हुआ मतलब दिस वन करके लिख देते, दिस वन, तो अगर वन यहाँ पे हिडन है इसलिए कभी कभी एग्जाम में वन लिख भी देता है, मान लो सिर्फ दिस बाय इट, इट भी लिख के छोड़ सकते थे बाय इट, लेकिन अगर दिस वन, वन का सेंस लगा है कि वन है उसमें क्लियर करके लिखा हुआ है हिसाब से, तब क्या करते, बाय, बाय द वन, बाय द वन, बाय द वन नियर हिम, जो उसके नजदीक है, अगर दिस वन लिखा है तब, अगर सिर्फ दिस लिखा रहता तो इट लिख के छोड़ देते, इट का एग्जांपल दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिस वन लिखा था, लिख दिया कि रवि अली सेड आई शैल बाय दिस वन, तो क्या दिस वन का मतलब ये जो मेरे पास है इसको मैं खरीद, ये जो सामने वाला इसको मैं खरीदूंगा, यही तो दिस वन कहने का, तो अली सेड दैट ही वुड बाय द वन, यानी जो भी चीज वहां पे, द वन नियर हिम, अब देखिए दिस कहाँ चला गया, इट भी नहीं बना, नियर हिम, इसलिए मैंने कहा था सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हेयर को देयर में बदले जरूरी नहीं, तो नजदीक वाले वर्ड जो क्लियर वाला सेंस है उससे, तो दिस वन का मतलब क्या है कि जो नजदीक में जो सामने था वो दिखा गया, या दूसरा सेंस के हिसाब से कैसे बना सकते हैं इस सेंटेंस को,
कि अली सेड, इसी को सेंस के हिसाब से, दैट अली सेड दैट, ये तो अली सेड वाला तो बना ही लिया था। अली दिस वन का मतलब इशारा करना ही तो है, किसी की तरफ इशारा करना, दिस वन। तो इसलिए क्या, अली शोड, दिखाया, या टच दिस वन जब हम बताएंगे तो या तो इशारा करके बताएंगे, छू के बताएंगे, या किताब इशारा, या तो शोड या टस्ट, शोड या टस्ट, टस्ट द वन ही वांटेड टू बाय। अब ऐसा ऑप्शन में जब जानबूझ कर दे, मान लो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं, बदमाशी क्या करता देखो, ये ऑप्शन में दे देता है, तो लोग इस पर शक ही नहीं करते कि ये हो भी सकता है। कहेगा ये टेस्ट कहां से आ गया, सोड कहां से आ गया, ये सब तो कहीं रूल ही नहीं होता है, कैसे आ गया। और जानबूझकर एक आध क्वेश्चन ऐसा तो पूछता ही है, पूछता ही है। इसलिए मैंने कहा था कि 10% क्वेश्चन जो है सेंस के, यह पूरा सेंस है, कैसे बोलेगा भाई कि मुझे यह चाहिए, तो ऐसा छू कर बोलेगा, दिखा कर बोलेगा, तो ऐसा अब ये नहीं कर, ऐसा नहीं बदमाशी करता ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ऐसा नहीं करता, इतना बदमाशी नहीं करता। या तो ये देगा तो फिर ये सब नहीं देगा, या ये दिया तो ये नहीं देगा, और सब दूसरा सब ऑप्शन देगा। तब देखिएगा सेंटेंस, हमेशा मैं कहता हूँ कि सेंटेंस का जो परफेक्ट मीनिंग जिससे निकले वो जरूर ले आइएगा। लेकिन परफेक्ट मीनिंग निकालने के लिए पहले हमें जो डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए ना, कि रवि दिखाते ही तो बोलेगा ये मुझे चाहिए, छू कर बोलेगा, दिखा कर बोलेगा ये मुझे दे दो। आप दुकान खरीदने के तो क्या उचारा कर बोलते ये मुझे दे दो, ये वाला दे देना, हिंदी में क्या कहते हैं, ये वाला दे देना, तो इशारा करके बोलते हैं ना ये वाला दे देना, या छू कर बोलते हैं ये वाला दे देना, पकड़ के हाथ में लेकर बोलते हैं ये वाला दे देना। अभी सेंटेंस लेते हैं, एक आध सेंटेंस और लेते हैं। अब देखिए हेयर वाले को देखते हैं। कहा आई विल बी हियर इन द प्ले ग्राउंड, आई विल बी, द कोच सेड, the coach said I will be here in the playground, here in the playground, अब वो अपनी बात कर रहा है कि मैं यही प्लेग्राउंड में मिलूंगा, ये तो कह रहा है कि मैं यही प्लेग्राउंड में मिलूंगा, यानी जगह की बात कर रहा है कि यही जगह, इसी जगह मिलूंगा, यही तो कहना चाह रहा है कि आए मैं यही बताऊंगा। और सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि द कोच सेड आई विल बी हियर इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ ध्यान रखना कि अगर ये बात सामने सामने कह रहे हैं और सामने रिपोर्ट किया गया, तब तो फिर कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अभी कहा और अभी आप बता रहे कि। लेकिन अगर ये एक दो दिन के बाद की बात है, एक दो दिन बाद कहा गया, तो क्या हो जाएगा, द कोच सेड दैट ही वुड बी देयर इन द प्लेग्राउंड। तो एग्जाम में तो ऐसे सेंटेंस को यही सोचकर मानना पड़ेगा कि ये बात बताई गई, क्योंकि इसमें कहीं से ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि अभी कहने से होने से पहले रिपोर्ट कर दिया गया, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है। इसलिए एग्जाम में इसको इसी तरह से बनाना चाहिए, इसलिए मैं एग्जाम के हिसाब से बना रहा हूँ। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब इस तरह का सेंटेंस बोलना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मान लो कोच ने अभी ये कहा कि मैं यही प्लेग्राउंड में मिलूंगा, और अभी 5 मिनट में आप किसी को बता रहे हैं, दूसरे फ्रेंड को, कोच साहब तो बोले कि यही मिलेंगे, तो फिर आप कैसे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, मान लो अभी खेल ही रहते सब, वहीं अगल बगल में थी, किसी को नहीं पता लगा कुछ नहीं क्या कहा, कुछ नहीं क्या कहा, और आपने उसको तुरंत बताया, तो भाई अभी तो मिलने का, मैंने फिर से जब मिलने का उन्होंने टाइम दिया था, उससे पहले ही आपने रिपोर्ट कर दिया। हालांकि इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, और टाइम इसमें है भी नहीं। लेकिन कम का कुछ और भी तो मीनिंग हो सकता है, सॉरी हियर का कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, जरा उसको देखते हैं। जैसे कि माई फादर सेड टू मी कम हियर। अब यहां देखिए क्या मजा आएगा, माई फादर सेड टू मी कम हियर। अब आप ही बताओ कि इस हियर को अगर हम देयर में बदल दे तो बात बदल नहीं जाएगा। पिताजी कह रहे कि मेरे तरफ आओ, और आप कह रहे कि गो देयर, वहां चले जाओ, कहां से कहां भाग जाएगा सेंटेंस।
पिताजी ने कहा कि बेटा इधर आ तो अपने पास बुलाया ना, इधर आ, कम हियर, मतलब मेरे पास आ, यही कह रहा है। आप कहेंगे कम देयर, या कम को गो में बदल सकते तो गो देयर, तो मीनिंग बदल गया ना। पिताजी बुलाते हैं अपने पास, आप कह रहे कि चले जा दूर, तो ये कौन सा नरेशन हुआ? ये कौन सा नरेशन हुआ बताओ? पिताजी बुला रहे हैं अपने पास और नरेशन चेंज करके आप देयर बता उसको दूर भगा दे रहे हो, ये कोई नरेशन चेंज करना हुआ? नहीं चेंज करना हुआ। चेंज करने के बाद तो सेम मीनिंग होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा कि माई फादर आस्क्ड मी या टोल्ड मी, जो भी कहें, आस्क्ड मी या टोल्ड मी टू टू कम क्लोज टू हिम, यही तो होगा, टू कम क्लोज टू हिम, कि उनके नजदीक जाएं। ये तो अपने पास कम क्लोज टू हिम या कम नियर हिम, क्लोज या नियर, यही तो होगा, अपने पास बुला रहे हैं। हमने कहा द कैप्टन सेड कम हियर बॉयज, कम हियर बॉयज। अब देखिए बॉयज के पहले कॉमा है, तो कॉमा इसका मतलब क्या है? नॉमिनेटिव केस में। अब देखिए इसका क्या बनता, कैप्टन नॉर्मल बन जाएगा इसका, वो कम हियर द बॉयज, इसका मतलब या तो हमारे पास आओ, या तो हमारे पास आओ, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है क्या, क्लोज टू हिम, दोनों बातें हो सकती है, जो पहले बनाया वैसे बना सकते हैं। तो कॉल्ड द कैप्टन कॉल्ड द बॉयज टू कम क्लोज हिम, ये कह सकते हैं। द कैप्टन कॉल्ड द बॉयज टू कम क्लोज टू हिम, एक तो ये हो गया। नहीं तो सीधा भी बना सकते हैं कि द कैप्टन कॉल द बॉयज, इसका मतलब तो यही तो हुआ कि कैप्टन ने बुलाया बच्चों को अपने पास, दो तरह से बन सकता है। या तो अब इसी में, अब दोनों एग्जाम में नहीं देगा, दोनों में एक देगा, या तो ये दे देगा कैप्टन कॉल द बॉयज, आपको लगेगा ये क्या बना दिया, ये कैसे बना दिया, या तो ये देगा, या फिर दूसरा क्या देगा, द कैप्टन कॉल द बॉयज टू कम क्लोज टू हिम या कम नियर हिम, दोनों ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, इसलिए एक तो उधर बना दिया तो एक ऐसे बना दिया, दोनों दे सकते, दोनों में से एक देगा, एक साथ दोनों ऑप्शन। और कभी कभी क्या है, दोनों दे देता है और कहता है बी एन सी, ए एन बी, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करेगा। तो दोनों दे दे तो फिर तो दोनों करके आएगा, फिर ऑप्शन ये भी देगा ए एन बी सी, आप उस दोनों में से कहेगा एक चुनने के लिए, फिर तो दिक्कत है, फिर तो क्योंकि दोनों सही है तो फिर बवंडर हो जाएगा, फिर तो आप चैलेंज करेंगे उसको, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। कहा कि माई मदर सेड कम एंड सिट हियर, माई मदर said come and sit here, my mother said come and sit here, मेरी माँ ने कहा कि यहाँ आ बैठ। तो अब हियर का मतलब क्या है, हियर को देयर कैसे बना देंगे इसमें, तो क्या होगा, my mother asked me to come and sit beside her, या sit close to her, sit near her, यही होगा। सीट बिसाइड हर, ज्यादा चल के मेरे बगल में बैठ, आ यहाँ बैठ, तो क्या कहने का मतलब, आप मेरे बगल में बैठ, आकर मेरे पास बैठ जाए, ये तो कहेंगे मैं कहूँगा मेरे पास बैठ। तो कम एंड सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ, या सिट क्लोज टू मी, या सिट नियर मी। अब क्लियर है कि हर जगह बदलने की जरूरत नहीं है, चेंज हम तब करते हैं जब डिस्टेंस हो, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, सेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मीनिंग है, ये बात हमें समझना था। तो जितने मैंने बताए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ चेंज के, जो जो रेयर केस था, डिफिकल्ट केस था, सबका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो स्पेशल रूल्स है उसे देखना। अभी तक जितने क्लास हमने किया वो बेसिक रूल का था, ठीक है, जनरल रूल्स का था। अब हम लोग क्लास करेंगे स्पेशल रूल्स के।
और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू। स्पेशल रूल के हिसाब से भी बनाएंगे। तो अभी हमने जनरल रूल्स के हिसाब से सारा देखा कि चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, चेंज ऑफ टेंस कहाँ नहीं करते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, मॉडल्स को कब बदलते हैं, कब नहीं बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, वो सेंस के आधार पर अभी तक ये सब देख रहे थे। यानी ये सब इतनी सारी बातें बेसिक रूल में था। अब ये मत समझिएगा कि अब जो स्पेशल रूल आने वाला इससे खतरनाक ना है, जो खतरनाक था वो यही था। स्पेशल रूल्स कहने के लिए सिर्फ खतरनाक है, स्पेशल खाली नाम है, वो इससे आसान होता है क्योंकि सारे यही रूल लगते हैं, सारे यही रूल लगेंगे, एक आध रूल एक्स्ट्रा आएगा उसको स्पेशल रूल कहते हैं। यानी ये रूल सारा लगना ही है, इसलिए ये सारे रूल को भूल नहीं सकते। इसलिए जनरल रूल्स जो है वो स्पेशल रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जनरल रूल्स लगने के बाद एक आध जो कोई स्पेशल रूल अलग से रूल लगता है उसको स्पेशल रूल्स कहते हैं। यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कहने के लिए स्पेशल रूल्स है, बस उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। होंगी सारी बातें ऐसी जो अभी तक पढ़ रहे थे, होंगी ऐसी, चलेगी ऐसी ही बात। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पेशल रूल्स के साथ, स्पेशल रूल्स के साथ। नरेशन की मेरे ख्याल से ये 6 क्लास है ना। नरेशन की ये 6 क्लास है या 7 क्लास? सेवेंथ क्लास, ओके 7th क्लास। 4-5 क्लासेस अभी और लगेंगी ड्यूरेशन में, तब जाके खत्म होगा। 4 to 5 क्लासेस तो लग ही जाएगा अभी, ठीक। और उसमें भी एग्जाम्पल ज्यादा है, स्पेशल केसेस में भी एग्जाम्पल ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है बात है, रूल से क्लियर नहीं होता, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। इसमें रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।